बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 जिसका नाम है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं जिसके अंदर हमने जाना था विभागीय उपक्रम एवं वैधानिक नियम क्या होते हैं। आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 3 उसके अंदर हम जानेंगे सरकारी कंपनी का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं और इसकी उपयुक्तता कहाँ कहाँ है। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे सरकारी कंपनी क्या है। तो बच्चों देखिए सरकारी कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसके अंदर जो कैपिटल होती है उसका 51% किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होगा या राज्य सरकार के पास होगा, या हम कह सकते हैं जॉइंट रूप से 51% का जो शेयर है वो या तो केंद्र सरकार के पास होगा या राज्य सरकार के पास होगा। और इसका जो पंजीकरण है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है। तो हमें क्या समझ में आया बच्चों, परिभाषा अगर हम देंगे सरकारी कंपनी की वो ये देंगे कि सरकारी कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका जो चुकता अंश पूंजी है उसका 51% भाग या तो केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है, या हम कह सकते हैं संयुक्त रूप से केंद्रीय एवं राज्य सरकार के पास होता है। इसके अलावा इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। तो ये चीज हुई सिंपल डेफिनेशन। अब हम इसके देखेंगे लक्षण, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला पॉइंट समझिए कि सरकारी कंपनी होती है उसका सम्मेलन किस कंपनी के अधिनियम के तहत होता है, 1956 के तहत किया जाता है। तो सरकारी कंपनी का सम्मेलन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है, 1956 के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए जो सरकारी कंपनी होती हैं इनका जो अस्तित्व होता है वो पृथक होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर ये होती हैं। इनका जो अस्तित्व है, इनका नाम, इनका साइन, सब कुछ चीज़ अलग होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरा पॉइंट समझिए कि जो कंपनी है उसका जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, जो कम से कम 51% जो चुकता अंश है वो सरकार के पास होगा, ठीक है। तो देखिए कंपनी की कम से कम 51% जो चुकता अंश पूंजी है वो सरकार के पास होगी। अब कौन सी सरकार, या तो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या संयुक्त रूप से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सरकारी कंपनी होती है उन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है, संचालन मंडल के द्वारा किया जाता है। अब इस संचालन मंडल को नियुक्त किया जाएगा या तो सरकार के द्वारा या अंशधारियों के द्वारा। अंशधारी होते क्या है बच्चों, देखिए एक मान के चलिए कंपनी ए है, ये क्या है, सरकारी कंपनी है। इसकी जो कैपिटल है उसका 51% भाग तो किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास। 51% भाग किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। अगर बचा कुचा पार्ट जो है 49% भाग है वो किसके पास होगा, वो अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास होगा, अलग अलग अंशधारियों के पास होगा। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर है और जो सरकार है वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और एक हम कह दें एक संचालन मंडल को नियुक्त करते हैं, एक संचालन मंडल को नियुक्त करेंगे। इस संचालन मंडल का काम क्या होगा बच्चों, प्रबंधन देखना। तो संचालन मंडल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सरकार के द्वारा एवं अंशधारियों के द्वारा एक संचालन मंडल का चुनाव किया जाता है और इस संचालन मंडल का काम क्या होता है, प्रबंधन देखना। तो सरकारी कंपनी का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है, संचालन मंडल के द्वारा। और संचालन मंडल की जो नियुक्ति है वो सरकार एवं जितने भी अंशधारी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके जो कर्मचारी की भर्ती है उनकी जो नियुक्ति है वो MOA एवं AOA के तहत की जाती है, या तो हम कह दें सीमा नियम या अंतर नियमों के अनुसार की जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकारी कंपनी को कोष सरकार तथा अन्य निजी अंशधारियों से प्राप्त होता है। जो इसका कोष होता है, जो इनके पास जो कैपिटल होती है वो या तो सरकार से प्राप्त होती है या जो निजी अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर है, उनसे प्राप्त होती है। कभी कभी जो सरकारी कंपनी है वो अपनी कैपिटल, अपना जो पूंजी है वो मार्केट से भी प्राप्त कर सकती है। किससे प्राप्त करेगी, पूंजी बाजार से प्राप्त कर लेगी।
तो ये क्या थे बच्चों, लक्षण थे। अब हम समझेंगे इनके गुण एवं इनके लाभ क्या है। ठीक है, देखो हर एक कंपनी या हर एक चीज़ के अपने गुण एवं अपने लाभ होते हैं, अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सरकारी कंपनी के क्या गुण हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो हमने जान ली। अब इन विशेषताओं से जो इनके जो गुण हैं वो हम जानेंगे कि व्यक्तियों को क्या फ़ायदा है, क्या इसके फायदे होंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सरकारी कंपनी की स्थापना है वो आसानी से की जा सकती है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और वो जब औपचारिकता हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो जब पूरी हो जाती हैं तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत आप क्या कर सकते हैं, सरकारी कंपनी का समामेलन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी विशेष अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रबंधन संबंधी जो निर्णय हैं एवं दिन प्रतिदिन के जो डिसीजन होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनके लिए इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में इनका नामांकित होती हैं ये। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में ये दर्ज होती हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर पेशेवर प्रबंधकों को उच्च वेतन पर नियुक्त किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, संचालन मंडल की नियुक्ति की जाती है। इस संचालन मंडल के अंदर पेशेवर प्रबंधक होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, जो कि सरकारी कंपनी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और सरकारी कंपनी को मैनेज करने के लिए जो इनके गवर्नमेंट होती है, या हम कह दें जिनसे ये अंश प्राप्त करते हैं, शेयर होल्डर से अपने अंश प्राप्त करते हैं या अपनी पूंजी है उसको प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक संचालन मंडल को नियुक्त करते हैं। और इस संचालन मंडल में पेशेवर प्रबंधक होते हैं जो कि ऊंचे वेतन पर नियुक्त किए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना और कंपनी को बेहतर दिखाना। ठीक है, बेहतर कार्य करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकी सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो हम लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं। सरकारी कंपनी की क्या लिमिटेशन है वो हम समझेंगे। सबसे पहले सरकारी कंपनियों के अंदर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 51% जो चुकता अंश पूंजी है वो सरकार के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए इनका हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होने के कारण भी वह अपने सैद्धांतिक उत्तरदायित्व से बचती है, जबकि सरकार से जो वित्त प्राप्त करने वाली जो कंपनियां हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर सिंपल कहा जा रहा है कि ये अपने जो इनका जो स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंसेस हैं, या हम कह सकते हैं सैद्धांतिक जो इनका उत्तरदायित्व है, उससे ये बचती है, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके जो निदेशक मंडल होता है उसमें मुख्यतः राजनीतिक होते हैं, बहुत बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो कंपनी की कार्यकुशलता को ना बढ़ाकर, कंपनी को प्रॉफिट ना देकर, जन कल्याण ना कर सिर्फ और सिर्फ अपने जो राजनीतिक स्वामियों को खुश करना होता है। और इस तरीके से ये एक टाइप की लिमिटेशन हो गई सरकारी कंपनी की। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इनकी उपयुक्तता कहाँ कहाँ है। तो सरकारी कंपनी किन किन परिस्थितियों में बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगी। तो पहला पॉइंट देखिए, जहाँ सरकार निजी क्षेत्र के साथ काम करना चाहती हो वहाँ पर वो क्या कर सकती है, सरकारी कंपनी लागू कर सकती है। तो देखिए पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जहाँ सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना चाहती है वहाँ पर सरकारी कंपनी उपयुक्त रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि सरकारी कंपनी की जो स्टार्टिंग होती है उसका 51% जो चुकता अंश पूंजी है वो गवर्नमेंट के बाद पास होती है, और उसके बाद जो बची कुची पूंजी होती है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि जहां परियोजनाओं को सरकारी योजना एवं कोषों की आवश्यकता होती है, और ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर जो कोष है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ये कैपिटल गवर्नमेंट से प्राप्त की जाती है, वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, सरकारी कंपनी को उपयुक्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना सरकारी कंपनी क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।